Jai Hind students, I am Seema Bass. Today we will start class 10 Science Biology chapter 6 Life Process part 7. In previous video we had studied about the transportation system. In this video we will study about excretory system. Excretion. The metabolic activities in the body generate many kinds of waste. Excretion is the biological process by which an organism removes harmful metabolic waste from the body. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू हमारी बॉडी में कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। एक्सक्रीशन एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। मेटाबॉलिक वेस्टेज आर मेनी टाइप। फर्स्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेशन प्रोसेस के बाद बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन प्रोसेस के जरिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इन्हें डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। सेकेंड है रेस्पिरेटरी वेस्ट। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनटेक करके फूड का ऑक्सीडेशन होता है और आफ्टर ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो लंग्स के थ्रू होते हुए नॉस्ट्रिल से रिमूव कर दी जाती है। ये प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी वेस्ट कहलाती है। थर्ड है नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट वे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट किन एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में बनते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेन टाइप्स। फर्स्ट है अमोनोटैलिक एनिमल्स। These are organisms that excrete out ammonia as their principal excretory waste. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में मेन वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है वो अमोनोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक प्रोटोजोअन्स, स्पंजेस और मैनी टाइप की फिशेस इस कैटेगरी में आती है। सेकेंड है यूरियोटैलिक एनिमल्स। These are the organisms that excrete out urea as their major excretory waste. ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में मेनली वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है, इसमें मोस्ट ऑफ द मैमल्स आते हैं इंक्लूडिंग मैन। ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एडल्ट एम्फीबियन और मैराइन फिशेस और टर्टल भी इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी बॉडी का मेन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है। थर्ड है यूरिकोटैलिक एनिमल्स। दिस आर द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड एट देयर मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में मेन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जितने भी बर्ड्स होते हैं और डेजर्ट वर्टिब्रेट्स ये सभी यूरिकोटैलिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। The main function of human excretory system is to remove the nitrogenous waste such as urea from the body. Human being में excretory system का main function nitrogenous waste जैसे यूरिया को बॉडी से रिमूव करना होता है। ह्यूमन में excretory system में मेन ऑर्गन्स में दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा होता है। अब इनके फंक्शन देखेंगे हम। किडनी का फंक्शन क्या होता है? इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। ये ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है। आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, दो किडनी है, लेफ्ट साइड की किडनी और राइट साइड की किडनी। इन दोनों किडनी से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसे ही यूरेटर्स कहते हैं। लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर और राइट किडनी से राइट यूरेटर। यूरेटर का क्या फंक्शन होता है? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। यूरेटर्स जो ट्यूब होती है वो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लेडर में ड्रेन करती है या ले जाने का काम करती है। थर्ड ऑर्गन है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो पैसेज होता है जो यूरिन को बॉडी से बाहर ट्रांसमिट करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन 4 ऑर्गन हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा।
इसके अलावा भी आप डायग्राम में देख पा रहे हैं रीनल वेन और रीनल आर्टरी आपको दिखाई दे रही होगी। रीनल वेन कनेक्ट हो रही है वेना केवा से, इसी तरह से रीनल आर्टरी कनेक्ट हो रही है एरोटा से। रीनल वेन और रीनल आर्टरी या रीनल वर्ड का यूज क्यों करते हैं? जिस तरह से आपको याद होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लंग्स के लिए साइंटिफिक टर्म यूज की थी पल्मोनरी, ठीक उसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के लिए साइंटिफिक टर्म या साइंटिफिक वर्ड हम यूज करेंगे रीनल। जहां भी किडनी के लिए यूज करेंगे तो रीनल वर्ड वहां आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए आप दिखाई दे रही होगी आपको रीनल वेन। रीनल वेन का क्या फंक्शन होता है? इट कनेक्ट किडनी टू इंफीरियर वेना केवा, कैरी ब्लड प्यूरिफाइड बाय द किडनी। इसी तरह डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है एरोटा और रीनल आर्टरी। एरोटा का क्या फंक्शन है? इट इज द मेन एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी इन द बॉडी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। एरोटा प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। इसी एरोटा से जो किडनी तक प्योर ब्लड लेकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी कहते हैं। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीड विद वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी। इस प्योरिफाइड ब्लड को किडनी में लाया जाता है रीनल आर्टरी के जरिए। तो यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बता दिए रीनल वेन और रीनल आर्टरी, एरोटा और वेना केवा के बारे में। अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन किडनी। किडनी, इसी में ब्लड प्यूरिफाई होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। इट इज रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट। द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी। लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है राइट किडनी की कंपेयर में। अब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि किडनी में आउटर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और किडनी का मिडिल वाला जो पार्ट है वो मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला में वेसल्स मिलकर एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाती। बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स आपको दिखाई दे रही होगी जो पिरामिड का शेप लेकर एक पिरामिड को फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड में छोटी छोटी वेसल्स जब एक बड़ी वेसल्स बनाती है तो ये बड़ी वेसल्स ही यूरेटर कहलाती है। लेफ्ट किडनी से निकलने वाली वेसल्स जो है लेफ्ट यूरेटर कहलाती है। राइट किडनी से निकलने वाली बड़ी वेसल्स राइट यूरेटर कहलाती है। ये सारे पिरामिड्स अपना अपना सीक्रेशन एक बड़ी वेसल्स में डालते हैं, जहाँ बड़ी वेसल से फिर ये यूरेटर में ये सीक्रेशन आ जाता है। जहाँ से यूरेटर अराइज होती है या निकलती है उसे हाइलम कहते हैं। वेसल्स में आपको रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी दिखाई दे रही होगी। रीनल आर्टरी कैरीज डर्टी ब्लड टू किडनी एंड रीनल वेन कैरीज क्लीन ब्लड आउट ऑफ किडनी। इस तरह यह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। अब किडनी में ब्लड प्यूरिफाई होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए किडनी में कई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन कहते हैं। ऐसे किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। इसलिए इन यूनिट्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। मीन्स नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इन्हीं नेफ्रॉन्स में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती है, ब्लड फिल्टर्ड होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है। फंक्शंस ऑफ किडनी: फर्स्ट, रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करती है। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को भी हमारी बॉडी से रिमूव करती है। सेकेंड है मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। यह कांस्टेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है ब्लड और प्लाज्मा के। थर्ड है रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड। ये ब्लड के पीएच को रेगुलेट करती है या मेंटेन करती है। ब्लड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस।
इसका मतलब है बाहरी वातावरण के अपोजिट ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसके अलावा किडनी ब्लड तथा टिश्यूज मैटर में वाटर एवं सॉल्ट की मात्रा को मेंटेन करके ब्लड प्रेशर को बनाए रखने का काम भी करती है। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। किडनी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो ब्लड को फिल्टर्ड करते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट भी कहा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि लाइफ की या हमारी बॉडी की जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, वो सेल होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में कई ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उसी में एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होती है। अब हम पढ़ेंगे इसी नेफ्रॉन के बारे में। सबसे पहले आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो एक नेटवर्क बनाती हैं। इस वेसल्स के नेटवर्क को ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइन रूप से मैलपीजियन बॉडी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैलपीजियन बॉडी है या बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर आपको दो टाइप की आर्ट्रियोल्स दिखाई दे रही है। एक है एफेरेंट आर्टियोल्स और एक है इफेरेंट आर्टियोल्स। एफेरेंट आर्टियोल्स आपको कैप्सूल में एंटर होते हुए दिखाई दे रही है और इफेरेंट आर्टियोल्स कैप्सूल के बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। एफेरेंट ब्लड लेकर आती है और इफेरेंट ब्लड लेकर कैप्सूल से बाहर जाती है। इनका फंक्शन आगे हम देखेंगे। कैप्सूल के बाद कर्व लाइक ट्यूब दिखाई दे रही है। ये कर्व लाइक ट्यूब को पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कर्व बना रही है और ये बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल पास में है, इंटीरियर वाले भाग में है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। पीसीटी के बाद आपको डीसीटी दिखाई दे रही होगी जिसका फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये दूसरे एंड पर होती है और कैप्सूल से डिस्टेंस पर पाई जाती है, इसलिए इसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं। पीसीटी और डीसीटी दोनों नीचे की ओर एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। इसी यू शेप ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइन होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा कलेक्टिंग डक्ट में कई पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, नोट जैसे स्ट्रक्चर। ये हर पॉइंट से एक एक नेफ्रॉन यहाँ पर कनेक्ट होता है। इस तरह से एक कलेक्टिंग डक्ट से कई नेफ्रॉन कनेक्ट होते हैं और यूरिन सिक्रेशन को इस कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं। इस ट्यूबुलर नेफ्रॉन के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड होती है। ये आपको रेड कलर की जो दिखाई दे रही है ये ब्लड कैपिलरीज है। ये यूजफुल सब्सटेंसेस जिससे कि ब्लड में डिफ्यूज होते रहते हैं। तो ये देखा हमने सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जिसमें बोमेन कैप्सूल होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। इसके बाद में पीसीटी और उसके बाद डीसीटी, हेनले लूप और फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब इसी नेफ्रॉन में ब्लड किस तरह से फिल्टर्ड होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है। यूरिन फॉर्मेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रेशन। फर्स्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में होती है। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज बिकॉज efferent arteriole is narrow. All the substances useful and non-useful present in the blood is filtered and enter from glomerulus into Bowman capsule through pores. Then these substances pass from Bowman capsule to PCT and finally reach loop of Henle. अब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म को समझेंगे। Renal artery bring to blood from heart to the kidney. It breaks into small arteries called glomerulus network. रीनल आर्टरी जब किडनी में
ब्लड लेकर आती है हार्ट से, तो ये बहुत सारी स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है और ये वेसल्स एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। इसी नेटवर्क को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रेड कलर का जो नेटवर्क है वो ग्लोमेरुलस की आर्ट्रियोल्स का है। एक ब्लड लेकर अंदर आ रही है, उसे एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ये वाइड होती है। इसी तरह से जो कैप्सूल से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये नैरो होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स वाइड या चौड़ी होने के कारण ब्लड इनमें प्रेशर के साथ फ्लो होता है और ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। कैप्सूल में वो ग्लोमेरुलस में वॉल्स पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। ये पोर्स से जब ब्लड कांटेक्ट में आता है तो इन पोर्स के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल और सब्सटेंसेस हैं जो फिल्टर्ड हो सकते हैं वो ब्लड के थ्रू नीचे कैप्सूल में चले जाते हैं। ग्लोमेरुलस में एंटर करने वाली ब्लड कैपिलरीज में जनरली ब्लड में 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, फिल्ट्रेबल सब्सटेंसेस और नॉन फिल्ट्रेबल सब्सटेंसेस। फिल्ट्रेबल सब्सटेंसेस में वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन जो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं। नॉन फिल्ट्रेबल सब्सटेंसेस में जैसे ब्लड सेल से प्रोटीन्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ये नॉन फिल्ट्रेबल सब्सटेंसेस होते हैं। इनके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, इसलिए ये रेसिड्यू फॉर्म में ब्लड में बच जाते हैं। जब ब्लड में ये सब्सटेंसेस फिल्टर हो जाते हैं तो बोमेन कैप्सूल में एंटर कर जाते हैं और जो रेसिड्यू फॉर्म में लार्ज पार्टिकल्स बचते हैं जैसे प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स, ये ब्लड के थ्रू इफरेंट आर्टियोल में चले जाते हैं। अब जो फिल्ट्रेट सब्सटेंसेस ब्लड के साथ बोमेन कैप्सूल में आते हैं, ये बोमेन कैप्सूल से होते हुए पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में एंटर करते हैं। ये फिल्ट्रेबल सब्सटेंसेस वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पीसीटी में एंटर करते हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलस में होने के कारण इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन। यह प्रोसेस ट्यूब में होती है, इसलिए इसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। Substances that are useful like glucose, amino acids, etc. and can be used by our body is put back into capillary blood. Remains left is regarded as waste product. Water absorption take place in this region. Therefore, water and waste product form a urine. जब filtered substances बोमेन कैप्सूल से पीसीटी में आते हैं तो इसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और नॉन यूज़फुल वेस्ट मटेरियल भी होता है। अब इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में 3 जगह पर होता है। सबसे पहले पीसीटी में या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पर कुछ आयंस जैसे अमोनियम आयन, पोटेशियम, सोडियम आयंस, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से फिर नीचे लूप्स ऑफ हेनले में आता है ये सब्सटेंसेस और यहाँ पर फिर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर की अगर एक्सेस क्वांटिटी होगी तो वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए कहा जाता है कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लगभग 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूरिन के फॉर्म में टॉक्सिक जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस यूरिन के थ्रू ही बाहर होते हैं। तो यदि वाटर की क्वांटिटी कम लेंगे या हम कम गेन करेंगे तो हमारी बॉडी से जो हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस है उनका रिमूवल भी कम होगा। तो लूप ऑफ हेनलेस में वाटर रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है और जो बचा हुआ वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिन फॉर्म करते हैं। कुछ एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है वो डीसीटी ट्यूब में भी होता है और फिर इसके बाद में यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। अब यूरिन फॉर्मेशन की थर्ड स्टेप है सीक्रेशन।
The urine then pass from DCT to CTS. Small CT forms bigger collecting tubule. Finally, they pour their secretion into renal pyramids. Urine from renal pyramids goes into ureter. Through ureter, urine reaches urinary bladder, where urine is stored temporarily. Stored urine is excreted out through urethra. The process of passing out of urine is called urination. अब जो लूप ऑफ हेनले में यूरिन बन गया है, ये यूरिन कैसे बना ये आपको पता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी पता है, रीएब्जॉर्प्शन भी पता है। तो ये यूरिन लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में जाता है, वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। ये सिर्फ एक नेफ्रॉन की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ही नहीं आता, ऐसे कितने सारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। तो ये सब नेफ्रॉन अपनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर क्या लेकर जाते हैं, यूरिन। फिर से सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मिलकर एक बड़ी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाती है, जिसको नाम दिया है रीनल पिरामिड्स। ये रीनल पिरामिड फिर अपना सिक्रेशन यूरेटर में डाल देते हैं और फिर यूरेटर से ये यूरिन यूरिनरी ब्लेडर में आ जाता है, जहाँ पर ये टेम्परेरी स्टोर्ड होता है। फिर यहाँ से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। यूरिन का बॉडी से रिमूव होने की प्रोसेस यूरिनेशन कहलाती है। अब हम देखेंगे कि डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में आता है यूरिन, यहाँ से यूरेटर में और यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। यूरिन में 95% वाटर होता है, 5% सॉलिड्स होते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डेली प्रोडक्शन में इसका 0.6 टू 2.5 लीटर पर डे होता है। और यदि हमारी बॉडी में 30 ml 1 घंटे में यूरिन फॉर्म होता है तो ये किडनी फेलियर को शो करता है। यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। यूरिन की पीएच वैल्यू लगभग 6 होती है। ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सक्रीट किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है और इसी तरह से वाटर का इवेपरेशन भी प्लांट्स में होता है, जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है। इनका एक्सक्रीशन स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब स्टोमेटा क्या है ये तो आपको मालूम ही है। लीफ की सरफेस पर टाइनी पोर्स होते हैं, इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के साइड में सराउंडेड में गार्ड सेल होती हैं जो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टोमेटा का डायग्राम। एक ओपन स्टोमेटा है और एक क्लोज्ड स्टोमेटा है। ये गार्ड सेल से खुलते और बंद होते हैं, इन्हीं के थ्रू एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। अब ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल कब कहलाएगा? ड्यूरिंग द डे। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। इसी तरह से जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे ड्यूरिंग द नाइट तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। इसी तरह से स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सेस वाटर रिमूव होता है, जो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, यह एक तरह का एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ही है। यह ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए रिमूव होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपको पता ही है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस मतलब स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर का रिमूव होना कहलाता है। अभी इसी तरह से कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि बार्क है, लीव्स हैं, ये भी प्लांट्स के जरिए रिमूव होते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन लीव्स एंड बार्क एंड आर रिमूव्ड एज दे शेड। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो एक्सक्रीट होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स आर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स सच एज सैंडलवुड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल। इसी तरह से कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे गम्स, रेजिन और नेचुरल रबर, ये सारे सब्सटेंसेस एक्सक्रीटरी फॉर्म में प्लांट से या ट्री से रिमूव होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं।
तो यहाँ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सभी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।